Bismillahirrahmanirrahim. जी बच्चों वेलकम टू माय चैनल फिजिक्स बाय तलहा वैद। आप आज हम इंशाल्लाह जी करेंगे चैप्टर 3 का एमसीक्यूज का सेकंड पोर्शन। मैंने आपको बताया था कि हमने एमसीक्यूज के दो पोर्शंस बनाए हैं चैप्टर 3 में। तो आज हम सेकंड पोर्शन करते हैं, तो चलें बढ़ते हैं अपने लेक्चर की तरफ बगैर टाइम वेस्ट किए। जी बच्चों वेलकम बैक। तो आपके सामने स्क्रीन पे आपको ये एक डिस्प्ले नजर आ रहा है जिसमें दो टॉपिक्स आप देख सकते हैं कि यहाँ आज हमने दो टॉपिक्स पढ़ने हैं। एक है रॉकेट प्रोपल्शन और दूसरा है प्रोजेक्टाइल मोशन। और इनसे रिलेटेड जो फॉर्मूले हैं वो भी सारी बातें आपको आनी चाहिए ताकि आप क्वेश्चन कर सकें। सबसे पहले है जी रॉकेट प्रोपल्शन। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, as the rocket moves upward during its doing its job, its acceleration goes on increasing। अच्छा इसमें आप सिंपल इसका ये एक फॉर्मूला है जो आप याद रखेंगे, एम वी डिवाइड बाय कैपिटल एम। इसमें बेटा ये जो ऊपर वाला स्मॉल एम वी है ये है बेसिकली इसमें नीचे टाइम भी होता है, लेकिन टाइम हम 1 सेकेंड ले लेते हैं इसलिए इस टी की वैल्यू जो टी है वो आपको नजर नहीं आ रहा। लेकिन इसमें एम वी का मतलब है रेट ऑफ इजेक्शन या रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, यानी जिस रेट में गैसेस का मोमेंटम चेंज हो रहा है, तो गैसेस बाहर निकल रही हैं धमाके की वजह से, जो गैसेस रॉकेट की दुम से या रेयर से बाहर निकल रही हैं। ये जो कैपिटल एम है ये रॉकेट का अपना मैस है। सारी बात है जब फ्यूल बर्न होगा तो रॉकेट का जो मैस है वो डिक्रीज होता जाएगा और ऑटोमेटिकली जो एक्सेलरेशन है रॉकेट का वो इंक्रीज होता जाएगा। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर है अल्फा। सेकंड क्वेश्चन जो है उसमें वो कह रहा है जी द मोशन ऑफ अ रॉकेट इज इन अकॉर्डेंस विद द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। हम इसमें दो लॉज जो हैं वो यूज कर सकते हैं। एक न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन जिसमें हम कहते हैं कि एक्शन इज इक्वल एंड ऑपोजिट टू रिएक्शन। गैसेस जो हैं वो एक्शन की फोर्स लगा रही हैं और उनके रिएक्शन के तौर पे जो रॉकेट है ऊपर की तरफ जा रहा है। और लीनियर मोमेंटम की कंजर्वेशन भी हम कह सकते हैं कि चूंकि रॉकेट जो है वो पहले रेस्ट पे था, उसका टोटल मोमेंटम 0 था, तो जितने मोमेंटम से गैसेस बाहर की तरफ निकलेंगी क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है जी रॉकेट इक्वेशन इज, ये आप देख सकते हैं अभी अभी मैंने ये लिखी भी थी, दिस इज चार्ली। नेक्स्ट है जी प्रोजेक्टाइल मोशन। द हॉरिजॉन्टल रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल एट 30 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल इज सेम एज एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। बेटा इसमें एक छोटा सा बेसिक कॉन्सेप्ट है कि अगर एक एंगल जो 45 से कुछ कम है और दूसरा एंगल जो 45 से उतना ही ज्यादा है, यानी एक एंगल ऑफ प्रोजेक्शन जो 45 से कम है, दूसरा एंगल ऑफ प्रोजेक्शन 45 से उतना ही ज्यादा है, इन दोनों एंगल्स ऑफ प्रोजेक्शंस के लिए रेंजेस जो हैं वो सेम होती हैं। सही है, तो ये कॉन्सेप्ट है जो आपने याद रखना है। अब आप देखें ये जो 30 है ये 45 से 15 कम है और 60 जो है ये 45 से 15 ही ज्यादा है, तो इन दोनों के लिए रेंजेस सेम होंगी। तो याद रखने का एक दूसरा तरीका भी है कि अगर आप दोनों एंगल्स को ऐड करें और आंसर 90 आए तो समझ जाएं कि इन दोनों के लिए रेंजेस क्या होंगी, सेम। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल इज कांस्टेंट। हम जानते हैं कि प्रोजेक्टाइल मोशन में थ्रू आउट द मोशन वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट कांस्टेंट रहता है। की वजह क्या है कि हम जानते हैं कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई भी फोर्स नहीं लग रही प्रोजेक्टाइल के ऊपर। एक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन हो सकती थी, यानी हमने एयर की फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को इग्नोर किया हुआ है। कि हम कहते हैं कि देयर इज नो फोर्स एक्टिंग ऑन प्रोजेक्टाइल अलोंग एक्स एक्सिस, दैट्स व्हाई देयर इज नो एक्सेलरेशन अलोंग एक्स एक्सिस एंड हेंस velocity of projectile along x-axis remains constant। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है प्रोजेक्टाइल is thrown upward with initial velocity vi
making an angle theta with horizontal. Maximum horizontal range is given by. अब जानते हैं कि रेंज जो है उसका फॉर्मूला होता है bi² डिवाइडेड बाय g इनटू sin 2 थीटा। अब इसमें रेंज की वैल्यू मैक्सिमम कब आएगी? जब आप एंगल थीटा की जगह 45 पुट करेंगे, इसका डबल 90 हो जाएगा, और फिर जब 90 का साइन लिया जाएगा तो उसका आंसर क्या होगा? 1। और साइन 90 जो है यानी 1 मैक्सिमम वैल्यू है। तो जब यहाँ मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी फिर आर भी क्या हो जाएगा? आर मैक्स। मतलब है मैक्सिमम रेंज का फॉर्मूला क्या है? bi² डिवाइडेड बाय g। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहे हैं जी, a cricket ball is hit so that it travels straight up in air and acquires 3 seconds to reach maximum height. Its initial velocity is। अच्छा, उसने कहा जी कि मैक्सिमम हाइट तक जाने में कितना टाइम लग रहा है? 3 सेकंड। अच्छा, इसमें याद रखें कि टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट जो है वो ऊपर जाने और फिर नीचे आने का टोटल टाइम है। तो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला आपने पढ़ा हुआ है 2vi sin थीटा डिवाइडेड बाय g। ठीक है जी, 2vi। अच्छा, इसमें सॉरी, इसमें एक छोटा सा मसला आ गया, चलिए वो मैं बाद में बता। 2vi sin थीटा डिवाइडेड बाय g। लेकिन अगर सिर्फ ऊपर जाने का टाइम आप कहेंगे तो वो इसका हाफ होगा, यानी टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट। टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट। तो ये टाइम जो है बेटा, इसको अगर मैं t1 का नाम दे दूं तो ये इस टाइम ऑफ फ्लाइट का हाफ होगा, यानी vi sin थीटा डिवाइडेड बाय g। अब आप देखें इसमें उसने क्या कुछ बताया है। एक तो बताया है ट्रेवल्स स्ट्रेट अप। स्ट्रेट अप का मतलब है कि एंगल ऑफ प्रोजेक्शन 90 डिग्री है, और टाइम ऊपर जाने का जिसे मैं फार्मूला में t1 का नाम दे रहा हूं वो है 3 सेकेंड। तो आपने इनिशियल वेलोसिटी बतानी है। अब आप देखें इनिशियल वेलोसिटी का फार्मूला यहां से क्या बनेगा? t1 t डिवाइडेड बाय साइन थीटा। t1 की वैल्यू कितनी है? t1 की वैल्यू कितनी है? 3 सेकेंड। t की जगह 9.8 पुट करें, और साइन एंगल की जगह क्या आ जाएगा? 90 डिग्री। 9.8 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो तकरीबन 29.4 बनेगा, नीचे 1 आएगा, और इनिशियल वेलोसिटी का यूनिट आप क्या लिखेंगे? मीटर पर सेकेंड। तो इस तरह से आपका आंसर हो जाएगा चार्ली। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है द रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू sin 2 थीटा। अभी मैंने ऊपर भी फार्मूला लिखा था कि रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल इज इक्वल टू bi² ओवर g मल्टीप्लाइड बाय sin 2 थीटा। तो रेंज जो है ये sin 2 थीटा के मुताबिक चेंज हो रही है, तो हम कह सकते हैं इट इज प्रोपोर्शनल टू sin 2 थीटा। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है व्हेन प्रोजेक्टाइल रीचेस इट्स एट हाईएस्ट पॉइंट ऑफ ट्रैजेक्टरी देन वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी बिकम्स 0। ठीक है, अगर प्रोजेक्टाइल जो है अपने टॉप मोस्ट पॉइंट पर पहुंचा है तो याद रखें कि सिर्फ वेलोसिटी का y कंपोनेंट 0 होता है, लेकिन वेलोसिटी का x कंपोनेंट जो है वो 0 नहीं होता, क्योंकि प्रोजेक्टाइल आगे जाना बंद नहीं करता, ऊपर जाना बंद करता है। हम जानते हैं कि प्रोजेक्टाइल मोशन में दो तरह की मोशंस होती हैं, एक आगे जाने वाली यानी हॉरिजॉन्टल, और एक ऊपर या नीचे आने वाली यानी वर्टिकल। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है अ बुलेट शॉट स्ट्रेट अप रिटर्न्स टू इट्स स्टार्टिंग पॉइंट इन 10 सेकंड, इट्स इनिशियल स्पीड इज। अब इसमें भी देखें स्ट्रेट अप वाला केस है, यानी एंगल उसने 90 बताया है। अब यहाँ रिटर्न का जिक्र कर रहा है, इसका मतलब है ऊपर जाके वो वापस भी आ गई है, यानी यहाँ हम टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट का फार्मूला ही यूज करेंगे, जो होता है 2vi sin थीटा डिवाइडेड बाय g। यहां से एंगल थीटा की जगह आप 90 पुट कर दें, sin 90 क्या हो गया? 1। बाकी फार्मूला आपके पास क्या बचा? उसमें vi का फार्मूला बनाएं, बाकी सारा कुछ दूसरी साइड पे लिख दें।
टी जी डिवाइड बाई 2। टी को आप इस तरफ ले गए और 2 को आपने नीचे डिवाइड कर दिया। तो इस तरह से वी आई का फार्मूला आपके सामने है। अब टी जो है वो कितना है 10 सेकेंड, और एंगल थीटा आप पुट कर चुके हैं 90। टी की जगह 10 पुट करें, टी की जगह 9.8 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है जी। इसको आप कैंसिल करेंगे और सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 49 मीटर पर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है व्हेन अ बॉल इज थ्रोन स्ट्रेट अप द एक्सेलरेशन ऑफ बॉल एट हाईएस्ट पॉइंट इज डाउनवर्ड। ये बात याद रखें कि जब भी थ्रू आउट द मोशन, चाहे कोई बॉडी ऊपर जा रहा है चाहे नीचे आ रहा है, जब आपने किसी बॉडी को ऊपर हिट करके फेंक दिया तो चाहे वो ऊपर जा रहा है चाहे नीचे आ रहा है, उसके ऊपर जो फोर्स लग रही है फोर्स ऑफ ग्रेविटी ही है। और फोर्स ऑफ ग्रेविटी की डायरेक्शन होती है डाउनवर्ड। तो जिस तरफ फोर्स की डायरेक्शन होती है न्यूटन सेकंड लॉ के मुताबिक, उसी तरफ एक्सेलरेशन की डायरेक्शन होती है। जाहिर बात है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डाउनवर्ड ही होगा। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहे हैं व्हाट इज द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ प्रोजेक्टाइल फॉर व्हिच इट्स हॉरिजॉन्टल रेंज इज इक्वल टू मैक्सिमम हाइट। अब इसका आंसर 76 डिग्री है। ये आपका एक न्यूमेरिकल भी है चैप्टर नंबर 3 में, आई गेस सेकंड लास्ट न्यूमेरिकल है, वो आप देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। लेकिन मैं ये सॉल्व भी कर देता हूं। देखें, एक फॉर्मूला हम बना सकते हैं 4h इक्वल टू आर टेन थीटा। ये तो वैसे हम एंटी टेस्ट में यूज करते हैं, आप इसके बगैर भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। देखिए उसने कहा क्या है, उसने कहा जी कि हॉरिजॉन्टल रेंज इज इक्वल टू मैक्सिमम हाइट। तो आप इन दोनों फार्मूलों को लिखें और इक्वेट कर दें। हॉरिजॉन्टल रेंज इज इक्वल टू मैक्सिमम हाइट। हॉरिजॉन्टल रेंज का फार्मूला होता है पी आई स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 2g। रेंज का फार्मूला होता है पी आई स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाय g। अब इसमें कुछ कैंसिल हो रहा है, वी आई स्क्वायर से कैंसिल, g जो है इस g से कैंसिल। अब आप क्या करेंगे, अब आप साइन 2 थीटा को ओपन करके लिखें, लेफ्ट हैंड साइड पे आपके पास आ गया साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 2। अब ये जो साइन 2 थीटा है इसको ओपन करें, ये बनेगा 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब आप क्या करेंगे, एक साइन थीटा इस स्क्वायर से कैंसिल हो गया। अब 2 को इस तरफ ऊपर ले जाएं और cos थीटा को लेफ्ट हैंड साइड पर नीचे ले आए, आपके पास आ जाएगा साइन थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा विच इज इक्वल टू 4। ये 2 इस 2 से जाकर मल्टीप्लाई होकर 4 बना देगा। अब यहां से tan थीटा आपके पास 4 आ गया और थीटा आपके पास आ जाएगा tan इनवर्स 4। और जब आप tan इनवर्स 4 को कैलकुलेट करेंगे तो आपका आंसर आएगा 76 डिग्री। लेकिन मैं आपसे यही कहूंगा कि आप इस वैल्यू को याद रखें क्योंकि ये आपका न्यूमेरिकल भी है। एमसीक्यू में इतना ज्यादा टाइम नहीं होता कि आप पूरे के पूरे न्यूमेरिकल को सॉल्व करें, तो आप इसकी वैल्यू को याद रखें ताकि आप डायरेक्ट आंसर लगा सकें। क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहे हैं जी हॉरिजॉन्टल रेंज फॉर प्रोजेक्टाइल विद एंगल ऑफ प्रोजेक्शन 30 डिग्री इज द सेम एज दैट ऑफ एंगल ऑफ प्रोजेक्शन 60 डिग्री। ये अभी अभी मैं ऊपर करके आया हूं क्योंकि इन दोनों एंगल्स को ऐड करके 90 डिग्री बन रहा है। इसका मतलब है दोनों के लिए रेंजेस क्या होंगी, सेम। हॉरिजॉन्टल रेंज इज मैक्सिमम व्हेन एंगल ऑफ प्रोजेक्शन इज 45 डिग्री। ये भी मैं पहले क्वेश्चन में बता के आया हूं। हॉरिजॉन्टल रेंज इज इक्वल फॉर एंगल्स 30 एंड 60। ये भी वही वाला क्वेश्चन है जिसमें दोनों एंगल्स को ऐड करके 90 डिग्री बनता है। क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहा है वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल इज मैक्सिमम एट पॉइंट ऑफ लॉन्च एंड जस्ट बिफोर स्ट्राइकिंग द ग्राउंड। ये आपका एक शॉर्ट क्वेश्चन भी है लेकिन इसमें हम आइडिया इसका ले सकते हैं। देखें, सबसे पहली बात ये कि वेलोसिटी में कितने कंपोनेंट्स होते हैं, दो कंपोनेंट। रिजल्टेंट वेलोसिटी जो है वो वेलोसिटी के एक्स कंपोनेंट और वेलोसिटी के वाई कंपोनेंट दोनों पे डिपेंड कर रही है। वेलोसिटी के एक्स कंपोनेंट की अगर आप बात करें तो वो थ्रू आउट द प्रोजेक्टाइल मोशन सेम है। वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट थ्रू आउट द प्रोजेक्टाइल मोशन सेम है। आप किसी भी जगह इसको देख लें, देखिए मैं एक जितना वेक्टर बना रहा हूं हर जगह हॉरिजॉन्टल वेक्टर सेम है, लेकिन शुरू में वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट जो है वो मैक्सिमम था, फिर कम होते होते टॉप मोस्ट पॉइंट पे जाके वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट
0 हो जाएगा और फिर इसकी डायरेक्शन उलट जाएगी और नीचे जाते आते बढ़ते बढ़ते ये दोबारा मैक्सिमम हो जाएगा। तो इसका मतलब है वेलोसिटी का y कंपोनेंट शुरू में भी मैक्सिमम है, एंड पे भी मैक्सिमम है। यानी हम कह सकते हैं कि वेलोसिटी के y कंपोनेंट की वजह से रिजल्टेंट वेलोसिटी की वैल्यू में वेरिएशन आ रही है। पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन पे भी वेलोसिटी का y कंपोनेंट मैक्सिमम है, इसका मतलब है रिजल्टेंट वेलोसिटी भी मैक्सिमम होगी। पॉइंट ऑफ लैंडिंग पे भी वेलोसिटी का y कंपोनेंट मैक्सिमम है, तो वहां पर भी रिजल्टेंट वेलोसिटी मैक्सिमम होगी। क्वेश्चन नंबर 14 में कह रहा है जी, ड्यूरिंग प्रोजेक्टाइल मोशन हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी रिमेन सेम। ये बात पहले हो चुकी है। ऑन एन एंगल लेस देन डैश द हाइट रीच्ड बाय प्रोजेक्टाइल एंड द रेंज बोथ विल बी लेस। सिंपल सी बात है बेटा। रेंज किस पे मैक्सिमम आती है? रेंज मैक्सिमम आती है 45 डिग्री पे, और जो हाइट है, हाइट जो है वो मैक्सिमम आती है 90 डिग्री पे। ठीक है, इस एंगल पे 90 डिग्री पे। ये मैं क्यों कह रहा हूं? अगर आप रेंज का फॉर्मूला लिखें, अगर आप रेंज का फॉर्मूला लिखें तो वो है pi² डिवाइडेड बाय g साइन 2 थीटा। लेकिन अगर आप हाइट का फॉर्मूला लिखें तो वो है pi² डिवाइडेड बाय 2g साइन स्क्वायर थीटा। अगर आप हाइट के फार्मूला में थीटा की जगह 90 पुट करेंगे थीटा मैक्सिमम आएगा, और रेंज के फार्मूला में थीटा की जगह 45 पुट करेंगे थीटा मैक्सिमम आएगा। तो मतलब है ये एंगल है आपके पास। अब कोई भी एंगल इनसे जितना ज्यादा दूर होगा उतना वाली वैल्यूज कम होंगी। यानी रेंज की वैल्यू कब कम होगी? जब एंगल 45 से कम होता जाएगा, रेंज उतनी ही कम आती जाएगी। सेम इज द केस विद हाइट। हाइट की वैल्यू कम होती जाएगी कब? जब एंगल ऑफ प्रोजेक्शन 90 से कम होता जाएगा। अब यहाँ उसने पूछा जी कि एंगल लेस देन, हम क्या चाह रहे हैं कि रेंज और प्रोजेक्ट जो हाइट है उन दोनों की वैल्यूज मिनिमम आए। तो यहाँ पर काफी सारे एंगल हैं। 45 से आप देखें, 45 से 30 कितना दूर है? 15 डिग्री दूर है। 45 से 50 कितना 15 कितना दूर है? इनमें कितना डिफरेंस है? तकरीबन 30 डिफरेंस। इसी तरह 5 और 6 में कितना डिफरेंस है? ये 15 का डिफरेंस। तो ज्यादा डिफरेंस या ज्यादा दूर वाली वैल्यू को 15 डिग्री। अगर एंगल ऑफ प्रोजेक्शन 15 डिग्री से भी कम होगा तो रेंज से कम आएगी। सही बात है, हाइट की वैल्यू भी कम आएगी क्योंकि ये 90 से भी दूर ही है। हमने ये बताना था कि सबसे ज्यादा कम जो रेंज और हाइट है वो किस एंगल पे आएगी, वो आप बताएंगे 15 डिग्री पे। क्वेश्चन नंबर 16 में कह रहे हैं वही वाला क्वेश्चन कि 30 और 60 दोनों पे रेंज सेम होगी। द डिस्टेंस कवर्ड बाय फ्रीली फॉलिंग बॉडी इन 2 सेकंड्स। बेटा प्रोजेक्टाइल मोशन का जो फर्स्ट केस है में वर्टिकल डिस्टेंस कवर्ड बाय प्रोजेक्टाइल का ये फार्मूला आता है y हाफ gt स्क्वायर। ये बात आप याद रखें, ये वाली वैल्यू जो फार्मूला है। अब वो कह रहा है कि कितने टाइम में हमने वैल्यूज निकालनी है। g की जगह आप पुट करें, t की जगह आप पुट करें 9.8 और टाइम की जगह पुट करें 2 सेकंड। ये इस कैंसिल हो गया। 9.8 का डबल करेंगे तो आंसर बनेगा 19.6 मीटर पर सेकंड। मीटर पर सेकंड नहीं, इससे यूनिट क्या होगा? 19.6 मीटर, यानी बीटा आंसर। All about to fall freely from certain height, it covers a distance in one second equal to। तो सिंपल सी बात है, इसमें भी यही वाला फार्मूला हाफ जी स्क्वायर। अब की जगह आपने 1 गुना है तो इस तरह से t/2 आपका आंसर आ जाएगा। t/2 आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 में है द ट्रैजेक्टरी ऑफ प्रोजेक्टाइल इज पैराबोला। पैराबोला कि मैथमेटिक्स में ग्राफ का बनाना है, और प्रोजेक्टाइल जो ट्रैजेक्टरी यानी पाथ है वो इसी ग्राफ के मुताबिक ड्रॉ होता है, यानी इस ग्राफिकल इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। तो ये है आपके आज के एमसीक्यूज। सारी सारी जो कैलकुलेशन मैंने यहाँ पे की है मैं आपको एक नजर दिखाई जा रहा हूँ, ताकि आप हर क्वेश्चन से रिलेटेड इस कॉन्सेप्ट या फॉर्मूला है वो किस तरह यूज करना है वो आप जान सकें। ठीक है जी, ये था आपका
आज का लेक्चर। मुझे उम्मीद है कि इसमें भी कोई कंफ्यूजन नहीं होगी, लेकिन हमेशा मैं बिल्कुल वही बात करूंगा कि आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा, चाहे फेसबुक पे, चाहे इंस्टा पे, चाहे भी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म। ठीक है जी, अपना ख्याल रखें, मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।